हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। दोस्तों, सीटेट की महा मैराथन क्लास में सीडीपी सेशन के साथ मैं मुकेश आपका स्वागत करता हूं। चलिए फ्रेंड, थोड़ा सा यहाँ फ्रेंड थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, अब सब कुछ सही है। चलिए क्लास शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न हमारा है फ्रेंड कि निम्नलिखित संरचनाओं में से, जी हाँ फ्रेंड, कह रहे हैं कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? जी हाँ भाई, किसको समर्थन करता है? आरटीई 2009। जी हाँ, ए समावेशी शिक्षा, बी पृथककरण, सी मुख्यधारा शिक्षण और डी एकीकृत शिक्षा। बताइए भाई, आरटीई 2009 किसका समर्थन करता है? आप बताएं फ्रेंड, फटाफट अपने आंसर कमेंट करिए। क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? पहले जो लोग जुड़े हैं क्लास से उन सभी को गुड इवनिंग, सभी को क्लास में स्वागत है। जितने भी लोग जुड़ते रहें, वीडियो को शेयर करते रहिएगा, सभी साथियों तो शेयर करते रहिएगा वीडियो को। जी हाँ, अपने आंसर कमेंट करना प्रारंभ करें फ्रेंड कि आरटीई 2009 की का मुख्य उद्देश्य क्या था, वो किसका वकालत करता था, किसका समर्थन करता था? बताएं फ्रेंड, अपने आंसर फटाफट बताएं। जी हाँ, ए कह रहे हैं समावेशी शिक्षा, बी कह रहे हैं पृथककरण, सी कह रहे हैं मुख्यधारा शिक्षण और डी कह रहे हैं एकीकृत शिक्षा। सबसे पहले आरटीई 2009, जी हाँ, आरटीई 2009 को 86वें संविधान संशोधन द्वारा, जी हाँ, आरटीई 2009 को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002, जी हाँ, 2002 में फंडामेंटल राइट्स मतलब मूलाधिकार में अनुच्छेद 21 का के तहत जोड़ा गया था, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है फ्रेंड। जी हाँ, और जो है वकालत करता है फ्रेंड, वह ऑप्शन नंबर ए समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। मतलब कहने का यह है कि सभी के लिए, जी हाँ बिल्कुल, सभी के लिए समान रूप से शिक्षा की बात करता है आरटी 2009। जी हाँ, कि विशिष्ट बच्चों और सामान्य बच्चों की शिक्षा का वकालत करता है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। जी हाँ, यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में व्यवस्था समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ए मुख्यधारा शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी बहाल सांस्कृतिक शिक्षा और डी समावेशी शिक्षा। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट कर दीजिएगा। जी हाँ, अपने आंसर कमेंट करिए भाई, क्या होगा तुमका सवाल? बिल्कुल सही जवाब है भाई, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है कि कौन सी शिक्षा में यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय में व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी कमेंट आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, देख पा रहा हूँ मैं ऑप्शन नंबर डी कमेंट की संख्या जो है वह काफ़ी ज़्यादा है। तो चलेंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ ही, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि यह व्यवस्था, यह शिक्षा, यह पद्धति केवल समावेशी शिक्षा इसका पुरजोर समर्थन करता है कि समान रूप से समान बालकों और विशिष्ट बालकों के साथ शिक्षा की बात करता है समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे भाई। अगला प्रश्न कह रहा है, एक शिक्षक को चाहिए, एक शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए भाई? ए वह विशेष संस्कृति समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, बी वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक भिन्नताओं तथा विविधताओं को अनदेखी करे, सी यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। और ऑप्शन नंबर डी कह रहे हैं फ्रेंड, वह विद्यालय के बीच तुलना को अधिकतम करे। जी हाँ, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। तो बताइए भाई, निम्नलिखित ऑप्शनों में से किस ऑप्शन का चयन शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए, गुण के शिक्षक के द्वारा किया जाना चाहिए, शिक्षक में होना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। अपने आंसर कमेंट करना प्रारंभ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी आने के प्रारंभ हो गए भाई। रजनी मौर्य जी के, ऋतु यादव, सॉरी ऋतु जी, ऋचा यादव जी हैं, रजनी मौर्य, सुजीत गुप्ता, अमित जी की, सोनू कुमार, प्रियंका यादव, बिट्टू सिंह जी, सभी के साथियों के कमेंट ऑप्शन नंबर सी आ रहे हैं। यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है आप सभी लोगों का कि शिक्षक का यही दायित्व होना चाहिए कि विभिन्न वर्ग के, विभिन्न समुदायों से आने वाले बच्चों का वह सम्मान करे,
साथ ही साथ उनको समान अवसर प्रदान करे, किसी भी प्रकार का भेदभाव कक्षा में न करे, सबको सभी प्रकार के कार्यों में समान अवसर प्रदान करे। यही एक शिक्षक का परम दायित्व और परम कर्तव्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी वाले के साथ चला जाएगा। जवाब बिल्कुल सही है। ये तुलना नहीं करिए, बल्कि आप उनके कल्चर का, उनकी संस्कृति का सम्मान करिए, साथ ही साथ उनके अभिव्यक्ति को भी एक महत्व दीजिए, तभी वह अपने आप को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ पाएंगे। आगे चलेंगे। जी हाँ, हमारी संस्था की तरफ से यस टेट, KVS PRT और लेखपाल की छूट की, लेखपाल की जो ऑनलाइन क्लास है उनके लिए भारी छूट के साथ यहाँ पर क्लासेज अवेलेबल हैं। जो भी साथी इच्छुक हैं वह हमारी स्क्रीन पर दिए गए नंबर, जी हाँ, स्क्रीन पर दिए गए नंबर से जो है जुड़कर आप जानकारी ले सकते हैं। नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ यस टेट और KVS PRT की जो क्लासेज हैं उनके लिए 50% का छूट है, जबकि लेखपाल के लिए सबसे ज़्यादा 80% की डिस्काउंट की क्लासेज आपको अवेलेबल है। यहाँ पर इस क्लास में आपको वीडियो लेक्चर से टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेज और PDF नोट, ये सारी चीज़ें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। तो निश्चित जुड़िएगा और सभी साथियों को बताइएगा ई लर्निंग विद दुर्गेश की इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में। आगे चलेंगे भाई अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब क्या होता है भाई? वे पाठ्यक्रम, जी हाँ, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं तब। बी, वे सामपट पर अध्यापक द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं तब। सी, वे विभिन्न गतिविधियों और कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं। और डी, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं वह बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है भाई, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं पहले भी हल करा चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप सभी का। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी वालों के साथ चला जाएगा। एक शिक्षक, सॉरी, एक बालक कक्षा में प्रभावी रूप से तभी सीखता है जब वह सीखने के लिए रुचिकर हो, तत्पर हो, साथ ही साथ कक्षा में होने वाली विभिन्न एक्टिविटीज, जो भी क्रियाकलाप कक्षा में होते हैं उनमें वह सक्रिय भागीदारी दिखाए, अपनी रुचि दिखाए, अपना बोध दिखाए, तभी वह सीखने में प्रभावी अधिगम प्राप्त कर सकता है, अन्यथा किसी भी प्रकार से वह अधिगम प्राप्त नहीं कर सकता है। जवाब बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर सी वालों का। बहुत अच्छा फ्रेंड। आगे चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रश्न, बच्चों को कक्षा में प्रश्न किस प्रकार से पूछने चाहिए? ए, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। बी, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए। और डी, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बड़े सिंपल सिंपल से प्रश्न आ रहे हैं भाई, बिल्कुल आप लोगों के जवाब भी तुरंत आ जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि तैयारी बिल्कुल सही है। अरे भाई, जब आप बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेंगे तभी उनका अधिगम बढ़ेगा, तभी वह अपने आप को कक्षा से जोड़ पाएंगे। कहने का मतलब होता है जब वो अपनी अभिव्यक्ति को शिक्षक के सामने व्यक्त कर पाएंगे और साथ ही शिक्षक से तालमेल बैठा पाएंगे, मतलब उनसे प्रश्न पूछेंगे और शिक्षक उसका उत्तर देगा, और छात्र, जब शिक्षक पूछेगा छात्र उत्तर देंगे, तभी आपस में सामंजस्य बैठ पाएगा और कक्षा का जो माहौल है वह एकदम क्या हो जाएगा, क्लास का वातावरण क्या हो जाएगा, एकदम जो है अधिगम अनुरूप हो जाएगा। इसलिए जवाब ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। हम उनको प्रेरित करेंगे कि वह प्रश्न पूछें, तभी वह अपने आप को क्लास से जोड़ पाएंगे, अन्यथा वह क्लास से अपने आप को दूर समझेंगे। बिल्कुल बिल्कुल हलवा वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, यह भी हलवा वाला प्रश्न है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? भाई ये उस प्रक्रिया का चयन करना है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम संभव नहीं होता है। बिल्कुल सिंपल सा यह भी प्रश्न है, जल्दी से अपने आंसर कमेंट कर दीजिएगा। क्या होगा इसका सही जवाब? ए, पुनरावृत्ति अभ्यास, बी, निर्देशन संचालन, सी, अन्वेषण और पारस्परिक क्रिया, और डी, कंठस्थीकरण और स्मरण। बताइए भाई, कौन सा अधिगम की सार्थक प्रक्रिया? भाई जल्दी से बताइए। अरे भाई, रटना किसी भी प्रकार का अधिगम का सार्थक तत्व नहीं है। रटना या कंठस्थ करना या स्मरण करना किसी भी प्रकार के अधिगम का सार्थक तत्व नहीं गिना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। यह चीज़ आप अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि रट कर आप बच्चों को कभी भी प्रभावी अधिगम नहीं करा सकते हैं। कह सकते हैं कि चाबुक की नोक पर तो सर्कस भी नाचता है, लेकिन ऐसे बच्चों के साथ आप नहीं कर सकते हैं। इससे बच्चा क्या करता है, केवल उस समय सीखता है जिस समय आप केवल डर बनाए रहते हैं। यदि आपको प्रभावी समय के लिए, निश्चित समय के लिए बच्चों को कोई भी अधिगम कराना है तो आप उनको स्मरण करा के नहीं, बल्कि उनको चीज़ों को समझा कर आप अस्थायी स्मरण करा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलेंगे भाई। अगला सवाल हमारा जो प्रश्न है वह ऑप्शन का प्रश्न है, बिल्कुल मिलान करना है आपको। ये कह रहे हैं, थोड़ा सा ये
चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ कौन सा स्तंभ क बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिकता और विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है। देखिए, आप स्तंभ में दिया है प्रतिभाशाली, अधिगम असक्तता, सृजनात्मकता, अवधान कमी, अति सक्रियता और व्यक्तिक्रम। और बी में है धारा प्रवाह पढ़ने में कमी। सी है मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है। और डी आसानी से विचलित होने की आदत है। और सी है और डी है शीघ्रता से स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता। देखिए, मैच करना है आपको, मैच करके बताइए क्या होगा इसका सही ऑप्शन। प्रतिभाशाली बालकों को क्या विशेषता है, अधिगम असक्तता से क्या संबंध है, सृजनात्मकता क्या है, और अवधान कमी या अति सक्रियता क्या है। जी हाँ, बताया फ्रेंड, फटाफट कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जरा सा मैं इसको दिखा देता हूँ। चलिए, देखिए दिए गए ऑप्शन आपको ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए, आपको मैच करना है। जल्दी से मैच करिए भाई, क्या होगा इसका सही जवाब। चलिए मैं मिलाता हूँ इसको, आप लोग भी मिलाइएगा, अपने आंसर में लाइएगा, देखिए सही है कि नहीं। प्रतिभाशाली जो बालक होता है फ्रेंड, वो क्या होता है, शीघ्रता से एवं सीखने से, देखिए शीघ्रता से एवं सीखने के, जी हाँ, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने के लिए योग्यता उसके अंदर होती है, चीज़ों को आसानी से सीख पाता है, जल्दी से सीख पाता है। और अधिगम असक्तता, अधिगम असक्तता का मतलब होता है फ्रेंड, लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की विकृति से होना, मतलब धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होना, यह अधिगम अक्षमता से संबंधित है। जबकि सृजनात्मकता से संबंधित है फ्रेंड, मूल समाधानों के बारे में तर्क करना, चिंतन करना, नए नए समाधान खोजने का संबंध है सृजनात्मकता से। और अवधान कमी, अति सक्रियता या व्यतिक्रम का संबंध है आसानी से विचलित होने वाले आदत से। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जवाब इसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ए वालों का जवाब। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फ्रेंड। पढ़ेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बच्चों की गलतियां, जी हाँ, बच्चों की गलतियां क्या सिद्ध करती हैं। ए बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। सी अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों की एक अंतर्दृष्टि देती है। सी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। और डी प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न है, बार बार आप सभी लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर चुके हैं, इसलिए सही जवाब दीजिएगा कि बच्चों की गलतियां क्या प्रदर्शित करती हैं। एक शिक्षक के सामने बच्चों की गलतियां क्या प्रदर्शित करती हैं, जल्दी से बताइएगा। सबसे पहली बात, सीखने के एक मुख्य भाग के रूप में गलतियों को जाना जाता है। यदि बालक त्रुटियां कर रहा है तो जाहिर सी बात है वह चीज़ों को सीख रहा है। जिस भी कार्य में बालक त्रुटि कर रहा है तो जाहिर सी बात है उस कार्य को बालक सीखना चाहता है। यदि वो त्रुटि नहीं करेगा तो उस कार्य को कभी नहीं सीख पाएगा। जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है कि अधिगम का एक भाग है। जी हाँ, बच्चों की गलतियां करना यह सीखने का एक प्रमुख भाग है, क्योंकि जब बालक सीखने के लिए आकर्षित होता है, रुचि लेता है, तो जाहिर सी बात है उसमें वो गलतियां करेगा। तथा साथ ही साथ उनके विचारों का एक अंतर्दृष्टि भी देती, मतलब कहते हैं जो उनके विचार है, जो वह समस्या के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं, उसको एक सूझ के रूप में भी प्रस्तुत करती है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है। ये भी हो सकता है, देखिए ये नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। भाई गलतियां आप सुधार नहीं सकते हैं, गलतियां एक मनुष्य का प्राकृतिक उसके अंदर वह नेचुरल होता है कि जब वह गलतियां करेगा तभी वह सीख पाएगा। आप सुधार नहीं सकते हैं, जब फिर वह सीखेगा फिर गलतियां करेगा, क्योंकि गलतियों से व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता है, उसी प्रकार से आगे बढ़ता है। कोई भी व्यक्ति इतना परिपक्व नहीं होता कि बिना गलती करे कोई भी कार्य सीख जाए। इसलिए जवाब बी का बिल्कुल सही है। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सभी साथियों तक पहुंचाइएगा। आगे बढ़ेंगे, मूल्यांकन को, जी हाँ, मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए। बी केवल नंबरों के संदर्भ कराना चाहिए, केवल नंबरों के संदर्भ में कराना चाहिए। सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। और डी एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। बताइए भाई, मूल्यांकन को किस कार्य के अंतर्गत रखा जाना चाहिए? बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न है, जल्दी से बताइए भाई। मूल्यांकन का तात्पर्य होता है फ्रेंड, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में क्या कमी या क्या सुधार हो रहा है, इस चीज़ का संपूर्ण आकलन करना, उस चीज़ का संपूर्ण ब्यौरा प्रदान करना कि बच्चा क्या सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, उसके अधिगम क्षमता में कितनी सुधार हुई, कितनी कमी हुई, क्या क्या वह गलतियां कर रहा है, क्या क्या चीज़ें वह सीख रहा है, ये सारों चीज़ों का
आकलन करना, सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना, निरीक्षण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। इसलिए जवाब ये बिल्कुल सही है कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक प्रमुख भाग होना चाहिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला प्रश्न है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है, क्या है भाई अधिगम? एक निष्क्रिय और व्यक्तिपरक प्रक्रिया, बी जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, और सी अनुभव के परिणाम में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, और डी कह रहे हैं एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। तो भाई जिन साथियों को अधिगम की डिफिनेशन याद है वह बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दे जाएंगे। जी हाँ, संरचनात्मक दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, अधिगम है। जी हाँ, संरचनात्मक दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, इसलिए सही से समझ के जवाब दीजिएगा। यहाँ पर सी वालों का भी जवाब आ रहा है ज़्यादा कमेंट। बिल्कुल 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 ध्यान दीजिए, प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल कर दिया है, भाषा थोड़ी सी जटिल हो गई प्रश्न की, इसलिए बेशक ऑप्शन नंबर सी होता, क्योंकि मैंने भी डायरेक्ट तुरंत ऑप्शन नंबर सी को ही किया था। लेकिन अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो संरचनात्मक दृष्टिकोण की बात कर रहा है, मतलब फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी इसका इस प्रश्न का सही जवाब होगा, सी नहीं होगा। क्योंकि व्यवहार के आधार पर, अगर आप अनुभव के आधार पर पूछते अधिगम क्या है, तो व्यवहार में होने वाला एक अस्थायी परिवर्तन होता है अधिगम। लेकिन यहाँ पर संरचनात्मक दृष्टिकोण से पूछा जा रहा है, तो संरचनात्मक दृष्टिकोण का मतलब होता है समाज से, समाज में अधिगम किस प्रकार से जाना जाता है, तो समाज में अधिगम एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्योंकि यदि बिहेवियर के हिसाब से, एक्सपीरियंस के आधार पर अनुभव पूछा जाता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, ये आप लोगों का प्यार है सुजीत गुप्ता जी। बस यही सब आप लोगों का डेडिकेशन है कि हम आपके साथ डेली 8:30 बजे जुड़ जाते हैं। जी हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, एक शिक्षक को विद्यार्थी एवं उनकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी, जब एक शिक्षक को विद्यार्थी और उसकी योग्यता के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी निश्चिंत हो जाते हैं, सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं, का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं और सीखने के लिए उत्सुक तथा प्रेरित होते हैं। कौन सा विकल्प इस बात का समर्थन कर रहा है, जब शिक्षक का पूर्ण रूप से अपने शिक्षार्थी पर विश्वास हो जाता है, तो कौन सा विकल्प उस बात का समर्थन में दिया गया है? जल्दी से चयन करिए उस विकल्प का। बिल्कुल डी को लॉक कर दिया जाए। बहुत अच्छा भाई, तुरंत 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 लॉक करेंगे डी को। बिल्कुल बिल्कुल, सीखने के लिए उत्सुक में प्रेरित, सीधी सी बात है भाई। जब आप बच्चों को किसी प्रकार से पुनर्वरित कर देंगे, या आप उन पर विश्वास करेंगे, या आप उनको क्या कहेंगे कि आप लड़कों मतलब बालक को या विद्यार्थी को पर्टिकुलर रूप से क्या कह देंगे कि आप बेस्ट हैं, आप कर सकते हैं, या किसी प्रकार से आप मोटिवेट करते हैं, तो क्या होता है उसके जो सीखने की ललक होती है उसमें क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, और साथ ही साथ वह और भी रुचि और एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ चीज़ों को सीखने के लिए उत्साहित हो जाता है और करने का पुरजोर प्रयास करता है। जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलेंगे, बिल्कुल आगे चलेंगे भाई। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करती है? जी हाँ, एक शिक्षिका बच्चों को समस्या समाधान करने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ए, पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों का उत्तर अभ्यास करने के लिए उन्हें पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान करके। डी, पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचना को कंठित से मतलब स्मरण करने की बल देकर। और सी कह रहे हैं, बच्चों की समस्याओं के बारे में सहजानुभूति अनुमान लगाने और बहुविकल्प देखने के लिए प्रोत्साहित करके। और डी कह रहे हैं, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को व्यवस्थित तरीके से समाधान में लिखकर। जी हाँ, बताइए फ्रेंड, क्या होगा इसका सही जवाब? बिल्कुल बताइए भाई। सी 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 बिल्कुल सी 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 ऑप्शन ज़्यादा आ रहे। बहुत अच्छा भाई, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है कि बच्चों का समस्या के बारे में सहजानुभूति अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करके। जी हाँ, जब आप उनके समस्याओं को पहचान लेंगे, किन समस्या का वह सामना कर रहे हैं, क्या उनकी समस्याएं हैं, तब आप उनको सबसे अच्छे प्रकार से प्रेरित कर सकते हैं, जो शिक्षिका कर रही हैं, कि उनकी समस्याओं के बारे में
सहजाभूत अनुमान लगा, मतलब समस्या का सही तरीके से अनुमान लगा रही हैं कि बच्चों को क्या समस्याएं हो रही हैं, उस समस्या का समाधान करके वह सीखने को सबसे सीखने के लिए बालकों को सबसे अच्छे तरीके से प्रोत्साहित कर सकती हैं। जवाब बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी वाला जवाब बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे आगे। वह विधियां जिनके द्वारा विद्यार्थियों में स्वपहल एवं प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? ए निगमनात्मक विधि का, बी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का, सी परंपरागत विधि का, और डी अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का। जल्दी से बताएं फ्रेंड, किसका उदाहरण है ये? बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न है कि वह विधियां जिसके प्रयोग में बालक का स्वपहल में प्रयास शामिल है। भाई प्रयास किसमें करता है, वह किसके अंतर्गत करता है? बिल्कुल ए बी बी बी। प्रति यादव जी का बी है कमेंट, और भी सभी साथियों का, कुछ लोगों का ए है कमेंट। सभी लोग अपने कमेंट लिखिए फटाफट, क्या होगा इसका सही जवाब? जल्दी से बताएं फ्रेंड, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? बिल्कुल लाल तार गुप्ता भी ऑप्शन नंबर बी बी। माया देवी का ऑप्शन नंबर डी है। रीनू त्रिपाठी जी का ऑप्शन नंबर ए है। देखिए भाई, प्रश्न की भाषा को थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कह रहा है कि वह विधियां जिनके प्रयोग से विद्यार्थी स्वपहल प्रयास शामिल होता है। कहने का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बालक क्या करता है, पहले खुद को क्या है, अपने आप को उसके लिए तैयार करता है, उसके बाद प्रयास करता है। जाहिर सी बात है, आप समझ गए हैं, अधिगम की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं कि अधिगम प्राप्ति के लिए बालक को स्वपहल मतलब खुद से प्रयास करना होता है, साथ ही साथ सीखने के लिए रुचि स्थापित करनी होती है, अपने अंदर रुचि को प्रेरित करना होता है। जवाब बिल्कुल सही है, अधिगम केंद्रित विधि। जी हाँ, अधिगम केंद्रित विधि, अधिगम कर्ता केंद्रित विधि इसका बिल्कुल सही जवाब होगा कि अधिगम कर्ता केंद्रित विधि के अंतर्गत बालकों में सबसे पहले स्वपहल और प्रयास को विकसित किया जाता है, इसलिए जवाब बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलेंगे भाई, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है? जी हाँ, किस सिद्धांत से संबंधित है? ए जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वह महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं, तब बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावनाएं हैं। ए संज्ञान और संवेग से संबंधित है, बी आनुवंशिकता में पर्यावरण से अलग नहीं है, सी आनुवंशिकता में पर्यावरण से संबंधित नहीं है, और डी संज्ञान व संवेग से अलग नहीं है। बताइए भाई किससे संबंधित है वो? किसी भी कार्य को बालक करना चाहता है और नहीं कर पाता है और अपने आप ही समझ लेता है कि मैं इस कार्य में अच्छा नहीं हूँ और हतोत्साहित होकर उस कार्य को बिना प्रयास किए आसानी से छोड़ देता है। यह किस प्रकार के लक्षण को प्रदर्शित कर रहा है? जी हाँ, वह बालक में क्षमता है, उसके अंदर मानसिक योग्यताएं हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वह कार्य को नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्या कारण उसको रोक दे रहा है? बताइए जल्दी से। बी 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 बी। भाई देखिए, यहाँ पर आनुवंशिकता और वातावरण का कोई भी संबंध नहीं है प्रश्न से। इस प्रश्न में जो संबंध है संज्ञान और संवेग से है। कहने का मतलब बालक की मानसिक योग्यता उस प्रश्न को हल करने के लिए है, उस समस्या को समाधान करने के लिए, उस विषय वस्तु को सीखने के लिए बालक की मानसिक योग्यता पर्याप्त है, लेकिन वह बिना प्रयास किए उसको छोड़ देता है। तो इसका मतलब उसका संवेग उस पर प्रबल है, उसका संवेग उसको पर प्रबल है, उसका भय उस पर हावी है कि मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। उसका भय उस पर हावी है, इस वजह से उस कार्य को वह नहीं कर पाता है और बीच में ही छोड़ देता है। जवाब बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। जी हाँ, इसी वजह से उस बालक को बिना प्रयास की कार्य छोड़ना पड़ जा रहा है, क्योंकि उस समय उसके संज्ञान पर उसका संवेग हावी हो जा रहा है, इस वजह से उस कार्य को वह नहीं कर पाता है। जी हाँ, आई होप आप समझ गए होंगे। इसका जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। बढ़ेंगे आज के अपने प्रैक्टिस सेट के अंतिम क्वेश्चन पर, और बिल्कुल सिंपल सा यह प्रश्न आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है? जी हाँ, प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम है। ए विद्यालय, बी सरकार, सी मीडिया, डी परिवार। बिल्कुल भाई, प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम पूछ रहे हैं, कुछ नहीं करना है। कभी कुछ साथी हमारे अभी कंफ्यूज हैं भाई। रजनी मौर्य जी ऑप्शन नंबर ए कमेंट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे साथी हो जाए। सौरभ चौहान जी का भी ऑप्शन नंबर ए कमेंट आ रहा है। क्यों भाई? क्योंकि इससे सिंपल तो प्रश्न अभी आपने सॉल्व भी नहीं किया है। पूछा जा रहा है प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम। अरे भाई, बच्चे की प्राथमिक पाठशाला कहाँ होती है? बच्चे का प्राथमिक समाज क्या होता है? सर्वप्रथम कौन सा समाज बच्चों के सम्मुख होता है? परिवार।
सबसे पहले बालक का प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक समाज उसका परिवार ही होता है। सबसे पहले सामाजिक गुणों का विकास उसके परिवार से ही होता है। वह अपने परिवार से चीज़ों को सीखता है और साथ ही साथ उसका वह प्रयोग समाज में करता है। तो सबसे पहले जो बालक का प्राथमिक सामाजिकरण का माध्यम होता है वह उसका परिवार होता है, कभी नहीं भूलिएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, ऑप्शन नंबर डी जवाब इसका बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ फ्रेंड इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। जिन साथियों ने लगातार वीडियो से जुड़े हैं उन सभी को धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड नाइट एंड शुभ रात्रि।